हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा अपने लास्ट क्लास में राउल्ट्स लॉ पढ़ लिया था, वेपर प्रेशर वगैरह सब कुछ पढ़ लिए थे। आज अपन बात करने जा रहे हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, ठीक है, आदर्श अनादर्श विलयन की। आदर्श एंड अनादर्श विलयन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पिछले लास्ट 2-3 साल में कंटिन्यू इसके ऊपर क्वेश्चन आया है और एक क्वेश्चन फिक्स है, क्वेश्चन भी फिक्स है। क्या आ रहा है? एग्जाम्पल आ रहा है। क्या आ रहा है? एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है। तो अपन उसी से रिलेटेड बात करेंगे। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है क्या, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और लास्ट में अपन बात करेंगे कि एग्जाम्पल क्या होते हैं और एग्जाम्पल कैसे याद रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, या तो याद रखें, एग्जाम्पल देखो कुछ भी आ सकता है, तो या तो उसको याद रखें, और याद में से नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको सोचने का तरीका बताऊंगा कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ठीक है। चले, सबसे पहले अपन बात करते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेफिनेशन की बात करते हैं। दो चीजें होती है, सुनना बेटा, दो चीजें होती है। एक तो होता है मेरे पास वेपर प्रेशर को मैं P लिख रहा हूं, इस बार वेपर प्रेशर को क्या लिख रहा हूं? P। मेरे पास दो चीजें होती है, एक तो होता है P कैलकुलेटेड, P कैलकुलेटेड मतलब जिसे अपन सैद्धांतिक मान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सैद्धांतिक, जिसे अपन ज्ञात करते हैं, है ना, फॉर्मूले के थ्रू। वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? राउल्ट का नियम, P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। एक होता है P ऑब्जर्व, प्रायोगिक। क्या होता है? ऑब्जर्व, प्रायोगिक। दो चीजें होती है, ठीक है। एक होता है P कैलकुलेटेड, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। एक होता है P ऑब्जर्व, जिसे अपन बोलते हैं प्रायोगिक। क्या बोलेंगे? प्रायोगिक बोलेंगे, ठीक है। बात सुनना, बात को, अगर P कैलकुलेटेड जो है, सैद्धांतिक जो है, वो P ऑब्जर्व के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जर्व किसके बराबर आया? P नॉट A XA प्लस PB नॉट XB के बराबर आया, इसका मतलब राउल्ट का नियम लगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे, ऐसे विलयन को बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। एक तो ये बात होगी, ठीक बात। सेकंड नंबर बात, अगर P कैलकुलेटेड जो है या P ऑब्जर्व जो है, ऐसा बोलो, P ऑब्जर्व जो है नहीं आया कैलकुलेटेड के बराबर, मतलब राउल्ट का नियम नहीं लगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉन आइडियल। कैसा बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल का मतलब अनादर्श विलयन। कैसा बोलेंगे? अनादर्श विलयन। पहली बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। तो अगर P ऑब्जर्व जो है वो P कैलकुलेटेड के बराबर आ जाता है, P कैलकुलेटेड का मतलब राउल्ट नियम का, मतलब प्रायोगिक मान राउल्ट के नियम के मान के बराबर आ जाता है वेपर प्रेशर में, तो ऐसे विलयन को आइडियल नहीं आता, तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? अनादर्श विलयन, ठीक है। अब सुने बात को, मैं कह रहा हूं कि P ऑब्जर्व जो है प्रायोगिक मान कैलकुलेटेड के बराबर नहीं है, ठीक है साहब। नहीं है तो नहीं है, तो दो कंडीशन होगी, नहीं है तो दो कंडीशन होगी, या तो ज्यादा होगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। P ऑब्जर्व ज्यादा होगा P कैलकुलेटेड से, इसका मतलब P ऑब्जर्व ज्यादा है किससे? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB से। तो ऐसे विलयन को बोलते हैं, ऋणात्मक तो है ही है, सॉरी अनादर्श तो है ही है, लेकिन कैसा विचलन है इसके अंदर? धनात्मक विचलन, क्योंकि ज्यादा है ना, ज्यादा है तो बोलते हैं धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन। अगर कम आया, P ऑब्जर्व जो है वो कम आता है P कैलकुलेटेड से, ठीक है, इसका मतलब P ऑब्जर्व जो है वो कम आया किससे? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB से। तो इस कंडीशन में ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन। बात आई समझ में? जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमें मालूम कैसे चलेगा कि कोई
क्वेश्चन आएगा किस टाइप से, देखो मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम बता रहा हूं। पी ए नॉट दे दिया मेरे को 200 mmHg, पी बी नॉट मेरे को दे दिया 100 mm ऑफ Hg। मेरे को बोला ए के 2 मोल व बी के 3 मोल से बने विलयन का 3 मोल से बने विलयन का वाष्प दाब 160 mm ऑफ Hg है, तो विलयन की प्रकृति बताओ। ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना, अगर आया तो। वैसे मैं बता चुका हूं आना एग्जाम्पल है, लेकिन अपन को मालूम तो चले ना अपन चेक कैसे करते हैं। तो सुने बात को, मैंने कहा एक काम करो, पी ऑब्जर्व कैलकुलेट करो जो राउल्ट्स लॉ से आने वाला है। पी ऑब्जर्व कैलकुलेट करो राउल्ट्स लॉ से जो आने वाला है, करो देखिए कैलकुलेट। पी ऑब्जर्व आएगा क्या, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। पी ए नॉट कितना है 200 इंटू कितना 2/5, ये है 100 इंटू 3/5, ये आएगा 140 140 mm ऑफ Hg। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी ये पी कैलकुलेटेड था, पी ऑब्जर्व तो वो दे रखा है, पी ऑब्जर्व इज नॉट इक्वल टू पी कैलकुलेटेड, तो इसका मतलब अनदर हो गया। अब मेरे को ये भी मालूम चल रहा है पी ऑब्जर्व ज्यादा है पी कैलकुलेटेड से, ये देखो, तो इसका मतलब कौन सा विचलन होगा, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन हो जाएगा। कौन सा वाला, धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन हो जाएगा। बात क्लियर, बोलो, धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन हो जाएगा। चले आगे, तो आइडियल नॉन आइडियल ये तो मालूम चल गया ना। आइडियल नॉन आइडियल होता क्या है, मैं कह रहा हूं कि एक वेपर प्रेशर आपको दे रखा होता है, वो तो होता है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व प्रायोगिक, और अपन कैलकुलेट किससे करते हैं, राउल्ट के नियम से। तो कैलकुलेटेड वाला जो होता है वो राउल्ट का नियम होता है। अगर कैलकुलेटेड ऑब्जर्व के बराबर आ जाता है, या ऐसा बोलूं ऑब्जर्व कैलकुलेटेड के बराबर आ जाता है, इसका मतलब राउल्ट का नियम लगा, तो उसे बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। अगर ऑब्जर्व वाला कैलकुलेटेड के बराबर नहीं आता है, इसका मतलब राउल्ट का नियम नहीं लगा, तो उसे बोलेंगे नॉन आइडियल। बराबर नहीं आए तो दो कंडीशन, या तो ज्यादा आएगा तो धनात्मक विचलन, या कम आएगा इसका मतलब ऋणात्मक विचलन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेसिक डिफरेंस की, इनमें डिफरेंस क्या होता है उससे रिलेटेड अपन बात करते हैं। एक टेबल की बात करने वाला हूं, ठीक है। चलो एक टेबल की बात करते हैं। इधर रखेंगे कुछ प्रॉपर्टी जिनको अपन को डिफाइन करना है, ठीक है। इधर ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इधर रखेंगे आइडियल सॉल्यूशन, उससे रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी बनेगी आइडियल सॉल्यूशन की, वो देखेंगे अपन। ये लो, और इधर रखेंगे नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में भी वापस दो टाइप से कैटेगराइज कर रहा हूं मैं, नॉन आइडियल में भी दो टाइप से कैटेगराइज कर रहा हूं। इधर तो रखेंगे पॉजिटिव डेविएशन का, धनात्मक विचलन का, और एक साइड में रखेंगे नेगेटिव डेविएशन का, ऋणात्मक विचलन का। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये सब कुछ बात हो गई। यहां अपन बात करने वाले टेबल बना के पूरी। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या रखी जाए। ठीक है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी रखी डेफिनेशन की, पहला पॉइंट लिखा डेफिनेशन का। फर्स्ट नंबर पॉइंट लेते हैं डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन का इसकी परिभाषा क्या होगी, फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है।
ठीक है, इसका मतलब पी ऑब्जर्व जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के बराबर होता है। ये राउल के नियम का पालन नहीं करता, दोनों चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये लो, इसमें जो होगा पी ऑब्जर्व वो ज्यादा होगा किससे, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी से, और इसमें पी ऑब्जर्व जो होगा वो लेस देन होगा किससे, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी से। पहला पॉइंट समझ में आया, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। चलो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया डेफिनेशन से रिलेटेड। अब अपन को मालूम है, देखो पॉइंट सारे समझ समझ के लिखने हैं, रट्टा मारोगे तो ठीक है, एग्जाम्पल आज याद रहेंगे, आज पढ़ा तो 4 दिन बाद तक याद रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे, जब जब पढ़ोगे उस समय याद रहेगा, कुछ टाइम बाद में भूल जाओगे। ऐसा नहीं करे, समझ समझ के पढ़े। सेकेंड नंबर आते हैं कि वेपर प्रेशर मालूम है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, तो आकर्षण बल क्या हुआ वो देखो, आकर्षण बल क्या हुआ वो देखो आप, तो आकर्षण बल क्या होता जा रहा है वो चेक करते हैं। दो पहले सपोज करो मेरे पास एक था ए और बी और बी, ये ए का सॉल्यूशन था, ये बी का सॉल्यूशन था, तो इसमें किसके बीच में फोर्स लग रहा था, ए और ए के बीच में। इस वाले कंटेनर में बी और बी में आपस में मिलाओ, तो मिलाओ तो क्या बनेगा, ए और बी के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। मैं कह रहा हूं वेपर प्रेशर चेंज हो ही नहीं रहा, जैसा सोच रहा हूं वैसे ही आ रहा है। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है वो पहले वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ए के बराबर ही आया ए बी, या फिर बी बी के बराबर ही आया ए बी। यहां पे वाष्प दाब बढ़ गया, वाष्प दाब बढ़ा, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, लिखवा रखा है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी जो होगा वो कम होगा किसके कंपैरेटिव में, ए से या फिर बी बी से। नेगेटिव डेविएशन में वाष्प दाब घटा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा है ए के कंपैरेटिव में या बी बी के कंपैरेटिव में। ठीक है बात। चलो थर्ड नंबर पॉइंट बात करते हैं। दोनों को आपस में मिलाया तो मिलाने पर डेल्टा वी आयतन में क्या परिवर्तन हुआ, सुनना बात को ढंग से। आयतन जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो आयतन कम हो जाता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो ज्यादा स्पेस घेरेंगे, ज्यादा स्पेस घेरेगा तो ज्यादा आयतन होगा। मैं कह रहा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हुआ ही नहीं, तो पहले जो आयतन था उतना को उतना आयतन अब होगा, तो डेल्टा वी क्या आएगा, 0। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इसका मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। अगर ज्यादा आयतन घेरता है तो फाइनल में होगा 120, पहले था 100, 120 में से 100 गया 20, डिफरेंस कैसा आ गया, पॉजिटिव। ये लो डिफरेंस पॉजिटिव, और यहां पे नेगेटिव। ठीक है बात, चलो आगे। चलो आगे बात करते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सचर की बात करता हूं। एंथैल्पी चेंज कितनी होगी मिक्स करने पर। एंथैल्पी में कैसे चेक करते हैं, सुनना बात को। पहले ए और ए के बीच में बॉन्ड बन रहा था, ये देखो ए और ए के बीच में बॉन्ड बन रहा था, तो इसको तो ब्रेक करना है। बी और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसको भी ब्रेक करना है। और ए बी बनेगा तो नया बॉन्ड बनेगा। नया बॉन्ड बनने पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। मान लो पहले ये बॉन्ड जो था वो 50 की एनर्जी थी इसकी, तोड़ने पर 50 और बनने पर 50 रिलीज, 50 दे दी 50 दे दी, 100 की एनर्जी दे दी। वापस वही अट्रैक्शन का फोर्स बना तो 50 ही रिलीज होगी, सेम अमाउंट का ही तो बना, तो 50 की रिलीज होगी, तो 2 AB बने तो 100 की एनर्जी रिलीज हो गई। तो डेल्टा एच क्या आएगा, 100 दी 100 रिलीज हो गई, तो इसका मतलब हिसाब किताब में क्या आएगा, 0। तो डेल्टा एच मिक्सचर आएगा 0। इधर बॉन्ड बना वीक, तो तोड़ने के लिए तो आपने दे दी कितनी, 50 और 50 100, बॉन्ड बना वीक तो 40 की हुई, तो 40 × 2 80, ये तो ही रिलीज और ये देनी पड़ी। हिसाब किताब में देख लो क्या आना चाहिए, +100 - 80 प्लस आएगा, तो ये लो पॉजिटिव। याद रखने का तरीका ये होता है, पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं, ये इधर आएगा नेगेटिव। आ रही बात समझ में, बोलो भैया, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एस मिक्सचर
एक बात ध्यान रख लेना, वैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, किन्हीं भी दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, कोई भी दो पदार्थों को अगर आपस में मिलाते हैं तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। किन्हीं भी दो पदार्थों को आपस में मिलाने पर एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। बात क्लियर? बोलो बोलो भैया। ठीक है, अब बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट, स्थिर क्वाती बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। एजियोट्रोप बोलते हैं जिसे अपन, क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप। और उसके बाद एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। ठीक है, ये लो, और लास्ट में एग्जाम्पल की बात करेंगे। लास्ट पॉइंट रहेगा एग्जाम्पल का। अब समझते जाना ढंग से। स्थिर क्वाती का मतलब क्या होता है, मैं साइड में लिख रहा हूं। स्थिर क्वाती का मतलब क्या होता है, समझे बात को। स्थिर क्वाती का मतलब क्या? ऐसा मिश्रण जिसमें द्रव एवं वाष्प अवस्था में संगठन क्या हो? समान हो, कंपोजिशन समान हो, स्थिर क्वाती कहलाता है। कैसा कहलाता है? स्थिर क्वाती कहलाता है। ऐसा मिश्रण जिसमें द्रव में और गैस अवस्था में, दोनों में, वाष्प अवस्था में कंपोजिशन क्या हो? संगठन समान हो, स्थिर क्वाती कहलाता है। मतलब क्या? जैसे सपोज करो, ये अगर आपके पास एक सॉल्यूशन था वोलेटाइल का, यहाँ पे एक्स ए होता है और यहाँ पे एक्स बी होता है, यहाँ वाई ए होता है, वाई बी होता है। अगर एक्स ए बराबर वाई ए है और एक्स बी बराबर वाई बी है तो इसको बोलते हैं अपन स्थिर क्वाती। क्या बोलते हैं? स्थिर क्वाती। क्या अपने आइडियल सॉल्यूशन मानते हुए जब क्वेश्चन किए थे, लास्ट क्लास में करवाया था, वाई ए वाई बी कैलकुलेट करवाया था, कभी एक्स ए और एक्स बी के बराबर आया था क्या? कहाँ आया था? नहीं आया था। नहीं आया, इसका मतलब ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं स्थिर क्वाती का निर्माण नहीं करते, एजियोट्रोप नहीं बनाते, निर्माण नहीं करते। बोलो, आओ इधर पॉजिटिव डेविएशन की साइड में। पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, अनदर्स विलियन जो होते हैं, अनदर्स विलियन स्थिर क्वाती का निर्माण करते हैं, स्थिर क्वाती का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जो होंगे पॉजिटिव डेविएशन वाला, ये न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाती का निर्माण करेंगे। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाती का निर्माण करते हैं। और ये जो है वो अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाती का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये तो करेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और ये बनाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या है, सुनना बात को। ये मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो ये ए का विलियन है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो T1 है, और ये बी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट T2 है। अगर ये न्यूनतम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है, मतलब धनात्मक विचलन वाला है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो कम होगा जो T1 ऑब्लिक T2, T1 एंड T2 दोनों से क्या होगा? कम होगा। जो मिनिमम है उससे भी कम होगा। जैसे मान लो इसका 100 है, इसका 80 है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा दोनों का मिक्सचर का, वो 80 से भी क्या आएगा? कम आएगा। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जो है ना, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो ज्यादा होगा T1 एंड T2 दोनों से। जैसे मान लो
T1 जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 80 है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा वो लेस देन आएगा 80 डिग्री सेल्सियस। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये होता है। ये बात समझ में आई? मतलब समझ में आ गया? बोलो। ठीक है बात। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। मैं एग्जाम्पल वैसे चेक करना सिखाऊंगा। मैं पहले कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, सुनना बात को। उधर अगर नोट हो गया हो तो मैं देखो आपको एग्जाम्पल चेक करना सिखाता हूं। तो आदर्श विलयन में तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक जैसे दिखेंगे, होमोलोगस सीरीज जैसे दिखेंगे। जैसे बेंजीन हो गया प्लस टोलुइन हो गया, एन हेक्सेन हो गया प्लस एन हेप्टेन हो गया, है ना। इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा प्लस इथाइल आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। या इथाइल क्लोराइड हो जाएगा प्लस इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है बात। इस टाइप से क्लोरोबेंजीन हो जाएगा प्लस ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। होमोलोगस दिख जाएगा आपको, आराम से आइडिया चल जाएगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की। इनके एग्जाम्पल को अपन कैसे पहचाने, वहां पे इनके एग्जाम्पल को कैसे पहचाने? या तो रट्टा मार के जाए, है ना, नहीं तो फिर पहचानना कैसे आए, नहीं तो फिर पहचानना कैसे आए। सुनिए बात को। हमेशा जो ए बी का बना है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए या बी से कंपेयर करना है। ठीक है, ए या बी से कंपेयर करना है। अगर ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, मैक्सिमम ऑफ ए ऑब्लिक बी, जो ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें से जो मैक्सिमम है उससे अगर ज्यादा हो जाए तब तो नेगेटिव डेविएशन है, तब तो क्या है, नेगेटिव डेविएशन है। अदरवाइज जो मैक्सिमम ऑफ ए या फिर बी है उससे अगर कम हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। मैं अभी सिखा रहा हूं, देखो आपको लगेगा कि ये पढ़ा क्या रहे हो, लेकिन एग्जाम्पल लूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये चेक करने का आइडिया है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे समझना बात को, सुनो बात को। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सिंपल सा एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। ये एग्जाम्पल लिखा है, इसको चेक करना है, ठीक है साहब, चेक करके बता रहे। एसीटोन लिखो सबसे पहले, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, डाइपोल बन रहा है, द्विध्रुव का आकर्षण बल है, डाइपोल का। कौन सा आकर्षण बल है, डाइपोल का। कार्बन डाइसल्फाइड लिखा तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। तो इसके अंदर कौन सा फोर्स लगेगा, बोलो, लंदन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, लंदन फोर्स लगेगा। लंदन फोर्स बोले तो तात्क्षणिक द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव बोलते हैं जिसको, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं, ठीक है बात। अब सुने बात को, जब ये तो इसमें आ गया, अगर CH3C डबल बॉन्ड OCH3 होगा तो ये होगा पार्शियल पॉजिटिव, ये होगा पार्शियल नेगेटिव, और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है ये वाला, ये कौन सा लगेगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कौन सा लगेगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, भैया इधर देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो डाइपोल का सबसे ज्यादा होता है, मतलब इन तीनों में बात करूं तो। फिर होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का, और सबसे कम होता है हमेशा लंदन फोर्स का, ठीक है। सबसे कम किसका होता है, लंदन फोर्स का होता है। बात क्लियर, बोलो। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हो गया, मैंने कहा था अपने लिए ए बी कौन सा है, ये वाला, अपने लिए ए बी ये,
इसका मान इन दोनों में से ज्यादा कौन है, डाइपोल डाइपोल, उससे क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब कौन सा डेविएशन आ गया, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का फर्स्ट एग्जांपल आ गया CH3CO CH3 प्लस कार्बन डाई सल्फाइड। बात समझ में आई, बोलो। और एग्जांपल बताएंगे आप भी आगे, मैं तो एक एक एग्जांपल चेक करना सिखा रहा हूं कि ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल देखना। जैसे किसी ने कहा HNO3 प्लस वाटर है, मैंने कहा ठीक है, HNO3 या HCl ले लो HCl ले लो, HNO3 की कंपेरेट HCl प्लस वाटर है, चेक करके बताओ कौन सा डेविएशन होगा। तो मैंने कहा HCl प्लस वाटर है ना, HCl में कौन सा लगेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, डाइपोल डाइपोल लगेगा, डाइपोल डाइपोल, ठीक है साहब। ये A का हो गया। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे ही इसको HCl को वाटर में डालूंगा, HCl को वाटर में डालूंगा तो HCl क्या है, HCl क्या है, एसिड है। एसिड है तो ये वाटर में जाते ही किस में ब्रेक हो जाएगा, H प्लस में और Cl माइनस में, और ये हो गया वाटर में। तो अब जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आयन, H प्लस आयन, Cl माइनस आयन और वाटर के बीच। वाटर क्या होता है, डाइपोल। कौन सा फोर्स हो गया, आयन डाइपोल का। कौन सा फोर्स हो गया, आयन डाइपोल का। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है आयन डाइपोल, ये कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर हो जाता है आयन डाइपोल का फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ते हो, जब F माइनस और HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, पढ़ा है ना। तो सिमिलर वे में आयन डाइपोल जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बनता है, आयन डाइपोल, उसके बाद H बॉन्डिंग और उसके बाद डाइपोल डाइपोल। एक बात बताओ, ये डाइपोल डाइपोल और H बॉन्डिंग में स्ट्रॉन्ग था, H बॉन्डिंग, नया बना आयन डाइपोल। नया वाला जो फोर्स है AB वाला, वो इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उससे भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये किस में आएगा, नेगेटिव डेविएशन में आएगा। HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, ठीक है, जितने भी एसिड बेस कुछ भी हो, एसिडिक एसिड प्लस वाटर इसमें आएगा। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन इसमें आएगा। अब ये आप चेक करना एक एक इनको। इथेनॉल प्लस वाटर इसमें आएगा। एक एक एग्जांपल मैंने चेक करना सिखा दिया, ठीक है। कोई भी एग्जांपल हो आपको चेक करना, मैंने तो देखो दो तीन एग्जांपल लिखे हैं, बाकी चेक आपको करना आना चाहिए। चेक करने का तरीका मैंने ये बताया, ठीक है। इस साल एक नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, नीट 2020 में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे हो भी जाएगा। ये पूछा था कि पॉजिटिव डेविएशन का कौन सा होगा, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल कौन सा होगा। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का। ऑप्शन क्या थे, C2H5Cl प्लस C2H5Br, सामने दिख रहा है आइडियल है, ठीक है। बेंजीन प्लस टोलुइन, सामने दिख रहा है आइडियल है। थर्ड, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, मालूम चल रहा है नेगेटिव डेविएशन ईयर। और लास्ट दिया इथेनॉल प्लस एसीटोन। अब ये मेरे को मालूम है कि पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। अब कोई सोच रहा है कि सर हमें अगर वहां पे चेक करना होता, ये 3 एग्जाम्पल तो मेरे को मालूम है, वहां पे मालूम नहीं चले तो मैंने कहा ठीक है, इथेनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये बात तो समझते हो, और एसीटोन में कौन सा है, डाइपोल डाइपोल, ये बात तो समझते हो। हाँ सर ये तो समझते हैं। नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना है। नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बनेगा, ये R, ये O और ये H। अब एसीटोन आएगा, ये बात हुई, ठीक है। सुनना, पहले जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी, सुनना बात बेटा ढंग से, जब पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी एल्कोहल एल्कोहल के बीच में, तो यहां पे दूसरा ऑक्सीजन होता था एल्कोहल का, ये जैसे ये वाला ऑक्सीजन होता था और ये कार्बन कनेक्टेड होता था। इस कार्बन की विद्युत ऋणता जो होती थी वो क्या होती थी, sp3। इस वाले कार्बन की विद्युत ऋणता क्या है, sp2। अधिक विद्युत ऋणी कौन हुआ, ये वाला। तो क्या ये इसको ऑक्सीजन को आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, क्या नहीं देगा। यहां पे नेगेटिव चार्ज डेल्टा 1 है, यहां पे नेगेटिव चार्ज डेल्टा 2 है। तो मैं बोल रहा हूं डेल्टा 2 ज्यादा है डेल्टा 1 से, डेल्टा 2 ज्यादा है डेल्टा 1 से, क्योंकि यहां तो इसने फट से इलेक्ट्रॉन खींच लिए कार्बन से।
क्यों? इसकी विद्युत ऋणता कम है, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, फट से इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाया, नहीं खींच पाया तो इस पे इंटेंसिटी कम हुई। बनेगा तो सही हाइड्रोजन बॉन्ड, बनेगा तो सही, लेकिन इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? कम हो जाएगी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो है, इंटेंसिटी कम हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई इसका मतलब बॉन्ड वीक बना। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था हाइड्रोजन बॉन्ड उसके जैसा बना, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो इसका मतलब मैक्सिमम था हाइड्रोजन बॉन्ड, उससे भी वीक बॉन्ड बना, इसका मतलब कैसा डेविएशन हो गया? पॉजिटिव। देख लो, ये चेक करने का तरीका हो गया। चेक करते हो तो आपको पूरा माइंड में होना चाहिए कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, उन सबका अकॉर्डिंग ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो, हो गया ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूरा? बोलो भैया। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, बात करते हैं। किसकी बात करें? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इधर नेक्स्ट अपन अणुसंख्या गुणधर्म की बात करने हैं। अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं, कौन से होते हैं, डिटेल स्टडी में बात करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है, उसके बाद अपन बात करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, अणुसंख्या गुणधर्म जो होते हैं, वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। केवल किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? विलय के कणों की संख्या पर। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म। तो विलयन के वे गुणधर्म जो केवल ओनली विलय के कणों की संख्या पर, जो विलय के कणों की संख्या पर, कणों की संख्या बोलो मोलों की संख्या बोलो एक ही बात है, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। विलयन के वे गुणधर्म जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, कौन से क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। इसका मतलब अगर विलय के कण बढ़ते हैं, विलय के मूलों की संख्या बढ़ती है तो अणुसंख्या गुणधर्म बढ़ेगा, और विलय के मूलों की संख्या कम होती है तो अणुसंख्या गुणधर्म की प्रॉपर्टी भी क्या होगी? कम होगी। ऐसे गुणधर्म को अपन क्या बोलते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म। कौन कौन से है, कौन कौन से है अणुसंख्या गुणधर्म? कौन कौन से है वो देखो। सिंपल सा क्वेश्चन आता है उस समय, कभी कभार यही पूछ लेते कि अणुसंख्या गुणधर्म कौन से है। ठीक है, पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। थर्ड हिमांक में अवनमन। और लास्ट जो है वो है परासरण दाब। ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा? अणुसंख्यक गुणधर्म, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ठीक है बात। एक बात ध्यान रखनी है, अणुसंख्यक गुणधर्म का जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? अणुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग, गुणधर्म का
उपयोग, अणुसंख्या गुणधर्म का उपयोग विलेय के अणुभार को ज्ञात करने में किया जाता है। अणुसंख्या गुणधर्म का उपयोग विलेय के अणुभार को ज्ञात करने में किया जाता है। तो आपका एक फिक्स न्यूमेरिकल होगा चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि बताओ विलेय का अणुभार क्या होगा, तो उसके लिए आपको यही काम करना है। ठीक है, अणुसंख्या गुणधर्म का उपयोग कहां पे किया जाता है? विलेय के अणुभार को ज्ञात करने में। एक चीज ध्यान रखनी है, बेहतर परिणाम के लिए, फॉर बेटर रिजल्ट, बेहतर परिणाम के लिए विलयन जो है तनु होना चाहिए। विलयन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। इसका मतलब विलेय की जो मात्रा होगी वो विलय के कंपैरेटिव में कितनी होगी? विलेय की जो मात्रा होगी वो विलय के कंपैरेटिव में क्या होनी चाहिए? वेरी वेरी लेस देन होना चाहिए। ठीक है बात, बोलो। तो ये मोटे मोटे तौर पे अणुसंख्या गुणधर्म होता क्या है, अणुसंख्या गुणधर्म होते कौन से है, अणुसंख्या गुणधर्म का उपयोग क्या है, और आपको बेटर रिजल्ट के लिए जो है वो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? डाइल्यूट। एक ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है ना, यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन का बहुत रोल है। ठीक है, तो डाइल्यूट कब माने कब नहीं माने, एक इसके ऊपर मतलब बड़ी बहस रहेगी अपने लिए। तो डाइल्यूट तभी माने सॉल्यूशन को जब सॉल्वेंट सॉल्यूट के कंपैरेटिव में 20 गुना ज्यादा हो। कितना गुना ज्यादा होना चाहिए? 20 गुना ज्यादा होगा तभी मानेंगे अपन, अदरवाइज नहीं मानना है। अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में कितने गुना ज्यादा हो? 20 गुना ज्यादा है तभी आप उसे मानोगे, अदरवाइज मत मानना। ठीक है, अपन फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या रहेगा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिएगा, अपन को मालूम है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो ये होता है एक्स बी बोले तो NB अपॉन Na प्लस NB। ये राउल्ट्स लॉ है। अब अपन तो मान रहे विलयन तनु होना चाहिए बागी, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए NB जो होगा वो वेरी वेरी लेस देन होगा किसके कंपैरेटिव में? Na के। ये होगा तो PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट जो होगा, PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट जो होगा वो किसके बराबर आएगा? NB अपॉन Na के लिए। ठीक है, एक तो ये बात। आप सुने, दिए गए विलय की मात्रा के लिए अगर मैंने बोल दिया कि विलय का 40 ग्राम है, 40 ग्राम है, तो ये मूल तो फिक्स हो गया। तो PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा किसके? NB के। तो ये PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके समानुपाती है? विलेय के मूलों की संख्या के। तो इसका मतलब ये अणुसंख्या गुणधर्म हुआ, ये हैंस प्रूव हुआ कि इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? विलेय के मूलों की संख्या पे। इसका मतलब ये अणुसंख्या गुणधर्म है, ये तो प्रूव हो गया। सेकंड नंबर सुने, PA नॉट माइनस PS जो होगा अपॉन PA नॉट जो होगा वो समानुपाती आ रहा मूललता के भी। कैसे? अगर एक मैं फिक्स मात्रा दे रहा हूं या कुछ भी मात्रा दूंगा तो NB अपॉन WA इंटू MA आएगा। तो MA तो फिक्स है ना, जैसे वाटर का अणुभार कितना होता है 18, तो वो तो फिक्स है। तो NB अपॉन WA वो किसके समानुपाती आएगा? मूललता के समानुपाती आएगा। अच्छा, अब अपन को न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे टैकल करना? मैंने कहा अगर न्यूमेरिकल आता है और आपको लग जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तब तो ये लगाए फॉर्मूला, तब तो ये लगाए। क्यों? वेपर प्रेशर से रिलेटेड अपने पास कुछ फॉर्मूले और है। ठीक है,
तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्योंकि ये विलेय के मूलों की संख्या पर निर्भर करता है और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मूललता के। ठीक है बात, चल बस इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो पहले जो बने हुए हैं उसी से रिलेटेड आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब आइडियल नॉन आइडियल के बाद का, इससे रिलेटेड देखते हैं कौन कौन से बनने चाहिए। अगर आपसे पूछे राउल के नियम का गणितीय रूप है, और ऑप्शन ऐसे दे रखे हो, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू एक्स बी, दूसरा दे रखा हो पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए, ठीक है, और फिर दे रखा हो पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए, फिर फर्स्ट दे रखा है कि ओनली ए, सेकेंड दे रखा है ओनली ए एंड बी, थर्ड ऑप्शन दिया है ओनली ए एंड सी, और फोर्थ ऑप्शन दिया है ए बी एंड सी तीनों होने चाहिए। ठीक है, कैसे टैकल करें? मेरे को एक बात तो समझ में आ रही है कि राउल्ट का जो नियम होता है पी एस बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए होता है, ये राउल्ट का नियम है, एक तो ये लिखवा रखा है, सेकेंड नंबर ये भी लिखवा रखा है कि इसी से आया है पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट जो होता है वो एक्स बी के बराबर होता है, ये लो एक तो आएगा, ये इसी से आया। ठीक है, ये तो तब होता जब तनु विलयन होता, अपन को ये थोड़ी मानना है कि तनु नियम है या नहीं, ये अपन तो मान नहीं सकते, तो ये राउल्ट का नियम तो नहीं है, राउल्ट का नियम तो यही थे। अब सुने बात को, मैं इस वाले फॉर्मेट को कैसे चेंज करता हूं, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होगा, इसको रिवर्ट कर दे आप, रिवर्ट करोगे तो ये आएगा, रिवर्ट करने पर ये आएगा, इस वन को इधर लेके आ जाओ तो बच जाएगा पी एस अपॉन पी ए नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, आ जाएगा ही, वापस इसको रिवर्ट कर दे तो आ जाएगा पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, तो क्या आ गया थर्ड, तो ओनली ए एंड सी वाला आंसर हो जाए। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना राउल्ट लॉ के दो मैथमेटिकल फॉर्म है, तीन, पी एस बराबर पी ए नोट इंटू एक्स ए, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू एक्स बी, और पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए, ये तो जब सॉल्यूशन डाइल्यूट माना गया तब है। ठीक है, और देखो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है यदि शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार हो
तो विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। मैंने बोला ना पहला क्वेश्चन यही बनेगा, विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन डाइल्यूट है क्या? सॉल्यूशन डाइल्यूट है क्या? आइडिया नहीं है आपको, आपको आइडिया नहीं है। मैं आपको एक हिंट कर रहा हूं कि आप तो ये लगा लो PA0 माइनस PS अपॉन PA0, सॉल्यूशन को डाइल्यूट मानते हुए चले NB अपॉन NA। ऐसा डाइल्यूट होगा या नहीं होगा? मैंने कहा डाइल्यूट होगा, अपना मालूम चलेगा। देखो लगाओ तो सही, PA0 0.85 माइनस 0.845 अपॉन 0.85, ये हो गया 0.5 अपॉन मॉलिकुलर वेट m। बेंजीन का 39 अपॉन 78, 1/2 टू जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.005 अपॉन 0.0850 इज इक्वल टू 1/m, तो m बराबर आ जाएगा 170। m बराबर कितना आ जाएगा? 170। आ रही बात समझ में? ये देखो मॉलिकुलर वेट आ गया 170। अब एक बात सोचो कि सर आपने ये फॉर्मूला लगाया, आपको कैसे मालूम चला डाइल्यूट है? मैं तो आराम से मालूम चलेगा। बेंजीन का है आधा मोल 0.5 मोल या 1/2 मोल है। कितना मोल है? 1/2 मोल है या 0.5 मोल मान लो, ठीक है। और दूसरे वाले का मोल कितना? 0.5 ग्राम डिवाइड बाई 170। इसका मतलब देखो ना, ये 170 गुना ज्यादा नहीं है क्या? विलायक जो है वो विलेय के कंपेरेटिव में कितने गुना ज्यादा है? विलायक विलेय के कंपेरेटिव में 170 गुना ज्यादा। तो सॉल्यूशन को कैसा मान सकते हो? डाइल्यूट मान ही सकते हो। और मैंने तो बोला था 20 गुना ज्यादा होना चाहिए, 20 नहीं, यहाँ तो 170 गुना ज्यादा हो गया, तो विलियम तनु है। बात क्लियर हो गई? बोलो। ठीक है, फिर तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल लिखोगे तब आइडिया चलेगा। या 4 ऑप्शन देख लेना, वहां पे अगर 170 ही दे रखे, मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो उस समय आप चेक कर लेना आराम से कि हाँ सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा या नहीं होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखा रहा हूं जिससे आपको आइडिया रहे। 100 ग्राम जल में कितने ग्राम यूरिया मिलाना चाहिए? कितने ग्राम यूरिया मिलाना चाहिए कि विलयन का वाष्प दाब प्रारंभिक मान का 70% रह जाए? ठीक है, विलयन का वाष्प दाब जो है वो प्रारंभिक मान का कितना प्रतिशत रहना चाहिए? 70% रहना चाहिए। लगाओ आप कि PA0 माइनस PS अपॉन, मैं इस बार लगा रहा हूं PS। सर ये क्यों लगा रहे हो? डाइल्यूट नहीं मान रहे हो? मैंने कहा नहीं। क्यों? मैंने कहा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे किसी ने मान लिया कि डाइल्यूट मान लो, ठीक है, डाइल्यूट मान लिया, ये डाइल्यूट मान लिया, बाई चांस मान लो, तो डाइल्यूट माना तो ये हुआ 100, 70% रह जाना चाहिए, तो 70 डिवाइड बाई 100 NB अपॉन NA 100/18, तो ये आएगा 3/10 NB इज इक्वल टू 10/18 इंटू 3, और ये हो जाएगा कितना? 6, 10/6, तो मास कितना आएगा? एक बात सोचे, 10/6 इंटू 60, 100 ग्राम आया। 100 ग्राम। अब एक बात बताओ, क्या 100 ग्राम इस 100 ग्राम जल के कंपेरेटिव में नेग्लिजिबल है क्या? इसका खुद का 1.5 मोल आ रहा है, यूरिया का 1.5 से ज्यादा आ रहा है, और इस वाटर का 5 मोल है। क्या 5 मोल 1.5 मोल के कंपेरेटिव में 20 गुना है क्या? नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो फिर आपने ये डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्यों लगाया? नहीं लगाना चाहिए था आपको, नहीं लगाना चाहिए था ना बेसिकली। तो क्या किया जाए? मैंने कहा देखो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, PA0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू NB बाई NA। ये और ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो है वो राउल्स लॉ ही है। चाहे वो वाला लगाओ PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB, चाहे ये लगाओ, एक ही बात है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि ये क्यों लगाया है। 100 माइनस 70 डिवाइड बाई 70, NB कितना? X अपॉन 60, 100 अपॉन 18, यही बात हुई। ये हो जाएगा 3/7
x/60 डिवाइड बाई 100/18, तो x/16 इज इक्वल टू 3/7 इंटू 100/18, तो x बराबर 3/7 इंटू 100/18 इंटू 60, ये 18 से 18 कैंसिल, 1000/7, ये अप्रोक्सीमेट 142 ग्राम आएगा। ये अप्रोक्सीमेट कितना आ गया? 142 ग्राम। 142 ग्राम तो देखो, अगर आपने डाइल्यूट माना तो आया 100, और डाइल्यूट नहीं माना तो रियलिटी में कितना था? 142। तो देखो कितना ज्यादा चेंज आ गया, कितना ज्यादा चेंज आ गया। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको आंसर 169 दे रखा होता, अगर यहाँ पे 169 दे रखा होता, आपका 170 आया, 170 ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप 169 ऑब्वियसली राइट कर देते। यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, 100 से 102 तक होता तब तो ठीक है, 100 से 142 आ रहा है रियलिटी वैल्यू, तो फिर तो ये करेक्ट है। अब सुनो, वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? NB/NA प्लस NB, दो वो लगाता ना, तो x/60 प्लस यहाँ पे भी x/60 बनता, x 2 बार आता, फिर उसको क्या करता? प्लस माइनस करना पड़ता, तो एक इक्वेशन बन जाती। मैं उस इक्वेशन को अवॉइड करने के लिए ये काम किया है। ठीक है बात? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। ग्लूकोज के जलीय विलयन का 100 डिग्री सेल्सियस पर मोलल ग्लूकोज के जलीय विलयन का 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब में मोलल अवनमन ज्ञात कीजिए। ये दिया है, ठीक है, सुने बात को। 100 डिग्री सेल्सियस पर जलीय विलयन है मोलल, मोलल का मतलब यहां पे समझ ले मोलेलिटी कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है, यही बात हुई। बोलो भैया, मोलेलिटी कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। तो सुने बात को, मेरे को मालूम है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg, ये तो मालूम है ना, पहले बता चुके हैं अपन। चलो अब सुने बात को, मेरे को कैलकुलेट करना है अवनमन PA0 माइनस PS अपॉन PA0 जो होता है वो होता है NB/NA प्लस NB के बराबर। बोलो, ठीक है। अब सुने बात को, मेरे को तो PA0 माइनस PS अवनमन ये होता है, तो ये कैलकुलेट कर लूंगा NB/NA प्लस NB मल्टीप्लाई बाई PA0, और ये PA0 कितना है? 760। मोलल का मतलब होता है मोलेलिटी 1, मोलेलिटी 1 का मतलब विलय का मोल 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक का मतलब होता है 1000/18, तो ये तो आ गया 1 मोल, ये आएगा 1000/18 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 760, इसे सोल्व कर ले 13.42 mm ऑफ Hg आ जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है ग्लूकोज के लिए, अगर जलीय विलयन है 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आने वाला है 13.42। क्या रिजल्ट आने वाला है? 13.42 mm ऑफ Hg। आगे देखें क्वेश्चन को और देखें, मैं कह रहा हूं ना आपको क्वेश्चन को डील कैसे करना होता वो चीजें सिखा रहा हूं। हाँ, अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा सर इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट नहीं मानोगे क्या? डाइल्यूट मान लो, डाइल्यूट अगर मानोगे तो इसको मैंने डाइल्यूट मानते हुए 13.42 लिखा है। अगर ये 1000/18 होता ना, सिर्फ ये डाइल्यूशन मानते हुए लिखा गया है, अगर डाइल्यूशन नहीं होता तो यहाँ पे 13.22 के आसपास आंसर आता। तो ज्यादा डिफरेंस कहाँ है? ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, जिसमें मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं। लिखे शुद्ध जल का
कमरे के ताप पर वाष्प दाब, कमरे के ताप पर वाष्प दाब 23.8 mm ऑफ Hg है। सुक्रोज के जलीय विलयन में, सुक्रोज के जलीय विलयन में सुक्रोज की मोलबिन 0.1 है, 0.1 है, तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो। ऑप्शन दे रहा हूं, जो लिखे हुए हैं वही बता रहा हूं कि जहां से क्वेश्चन मॉड्यूल से ही लिया गया है कि ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे, और आपको लगेगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब उनको कैसे डील करना चाहिए होता है। आपको मालूम है कि सुक्रोज नॉन वोलेटाइल है। सुक्रोज कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है तो एक बात बताइएगा, जब सुक्रोज नॉन वोलेटाइल है तो इसका मतलब एक बात बताओ मेरे को कि जब मैं पॉइंट नंबर याद करो, लास्ट पॉइंट लिखाया था फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में, कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाओगे तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम होगा। तो पहले कितना था शुद्ध जल का? 23.8। तो अब 23.8 से तो क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। 23.8 से ऑप्शन कम देखो, सीधा ही है, सीधा ही है। अब भी अगर कुछ लोगों का दिल नहीं माने, उनको लगता है कि नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो नहीं होगा। तो तुम्हारा दिल नहीं मान रहा है तो देखो दिल कैसे मानेगा। पी एस बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पी ए नॉट कितना था? 23.8 मल्टीप्लाई बाई 0.9। तो भी आंसर तो यही आने वाला है, तो भी आंसर तो यही आने वाला है। ठीक है, 21.42 mm ऑफ Hg। ठीक है बात, चले आगे। एक लास्ट क्वेश्चन देखे इससे रिलेटेड ही। मेरे को बोला पी ए नॉट जो है वो 10 टोर है, 10 टोर दे रखा है, और बोला 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी को 20 ग्राम ए में मिलाने पर वाष्प दाब 9 टोर हो जाता है, वाष्प दाब 9 टोर हो जाता है यदि ए का अणुभार 200 AMU है तो बी का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो बी का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है बात। पी ए नॉट 10 टोर दे रखा है, 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया तो बोला वाष्प दाब 9 टोर हो जाता है यदि एम ए 200 AMU, तो बी का अणुभार ज्ञात कीजिए। करते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आपको आइडिया नहीं है अभी कि बी का अणुभार कितना आएगा, तो उससे पहले ये भी मालूम नहीं चलेगा, उससे पहले अपन को ये भी मालूम नहीं चलेगा सॉल्यूशन डाइल्यूट है या नहीं। तो आप तो फॉर्मूला सिंपल सा ये वाला लगा दो, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। अपन इक्वेशन बनाना नहीं चाह रहे इसलिए, पहले था 10 अब हो गया 9 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू एन बी। ए ग्राम है अपॉन मॉलिकुलर वेट एम, और ये कितना है 20/200। ठीक है, 1/9 इज इक्वल टू 1/m इज इक्वल टू 1/10। यही बात हुई, बोलो। तो ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो m बराबर 10 इंटू 9 बराबर 90। यही आ गया मॉलिकुलर वेट ऑफ ए। अब एक बात सोचो कि अपन फॉर्मूला लगाए, वो 20 ग्राम था 200, तो 20/200 कितना हो गया? 0.1 मोल हो गया, और ये 1/90 है। तो एक काम करें ना, अगर ये मैं बात बोलूं तो ये 9 गुने मोल ही है,
9 गुना है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। मैंने आपको बोला था 20 गुना का डिफरेंस हो तो ही डाइल्यूट सॉल्यूशन लगाए। यहां पे डाइल्यूट लगा देते ना तो थोड़ा बहुत आंसर में क्या आता, चेंज आता। ठीक है, मैंने डाइल्यूट नहीं माना है, आंसर ये लेके आ गया। बात क्लियर सारी। ये अपने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ ली, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो आज अपन ने पढ़ लिया आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, इसके बारे में अपन ने बात कर ली सारी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, 3rd नंबर लेक्चर रहेगा। अपन ट्राई करेंगे पूरा वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड बात करनी रहेगी। ठीक है बात, चलो यहां तक करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।